हेलो फ्रेंड्स, आज हम मुद्रा के बारे में जानेंगे कि मुद्रा क्या होती है, इसके प्रकार, इसके उपयोग के बारे में जानेंगे। ठीक है। मुद्रा जिसे हम मनी कहते हैं इंग्लिश में, वो माध्यम है जिसका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? वस्तुओं और सेवाओं को आदान प्रदान करने के लिए मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ये आर्थिक लेन-देन को सरल और सुविधाजनक बनाता है। ठीक है। इसे कानूनी रूप से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और इसका उपयोग क्रय विक्रय, धन संचय और मूल्य मापन के लिए किया जाता है। पहले आपने देखा होगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, है ना? वस्तु विनिमय मतलब पहले वस्तुओं को आदान प्रदान होता था और व्यापार होता था, परंतु वस्तु विनिमय में बहुत सारे चैलेंजेस थे, है ना? इसी चैलेंजेस को खत्म करने के इन्हीं चैलेंजेस को खत्म करने के लिए मुद्रा का प्रयोग किया जाने लगा, है ना? अब मुद्रा के कार्य को देखें तो मुद्रा के मुख्य रूप से 4 कार्य होते हैं। पहला विनिमय का माध्यम, जैसा कि मैंने बताया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मुद्रा का उपयोग वस्तु और सेवाओं की खरीद फरोख्त के लिए किया जाता है। ये वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर करता है, जो मैंने बताया। मूल्य मापन की इकाई होता है, यूनिट ऑफ अकाउंट। मुद्रा का उपयोग वस्तु और सेवाओं के मूल्य को मापने के लिए किया जाता है। ये कीमतों की तुलना को आसान बनाती है ना? कीमतों की जो तुलना होती है उसे आसान बनाती है। मूल्य का भंडारण, मुद्रा को भविष्य में उपयोग के लिए संचित किया जा सकता है। ये धन संचय का एक महत्वपूर्ण साधन है। जबकि वस्तु विनिमय में अगर आप किसी वस्तु का संचय करते हैं तो उसका मतलब उसका क्षरण होने की संभावना बढ़ जाती है ना? परंतु मुद्रा में ऐसा नहीं होता। मुद्रा का एक जरूर हो सकता है कि आप समय के साथ उस मुद्रा का अवमूल्यन होने लगे या मुद्रा का जो वैल्यू है कम होने लगे। जैसे आज जो 100 रुपए का मूल्य है डॉलर के मुकाबले, वो अगर 10 साल बाद 100 रुपए का मूल्य देखेंगे डॉलर के मुकाबले, तो वो कम या ज्यादा हो सकता है। तो ये चैलेंज तो मुद्रा में भी बना रहता है, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली से तो कहीं अच्छा होता है, लाख गुना अच्छा होता है। भुगतान को स्थगित मानक, मुद्रा का उपयोग उधार लेन-देन में किया जाता है, जिससे क्रेडिट सिस्टम को बढ़ावा मिलता है। अब मुद्रा के प्रकार हम देखें तो स्वरूप के आधार पर वस्तु मुद्रा मतलब कमोडिटी मुद्रा, इसमें वस्तुएं मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती है, जैसे सोना, चांदी, गेहूं, है ना? इसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार से भी देख सकते हैं। सोना को एक मान लिया कि आप इतना सोना दीजिए, इतनी चीज ले लीजिए, आप इतनी चांदी दीजिए, इतनी चीज ले लीजिए। गेहूं में भी इसी तरह से। रुपया पैसा, फिएट मनी, ये सरकार द्वारा जारी मुद्रा होती है जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता, लेकिन इसे वैध मुद्रा, फिएट मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाता है। जो वर्तमान में 100, 200, 500, 1000, 100, 200, 500 के जो नोट संचलन में है, वो फिएट मुद्रा के रूप में जानी जाती है ना? इस कागज का कोई मूल्य नहीं, लेकिन उस पर लिखा है कि आरबीआई द्वारा जारी है, और जो भी उसमें भारत सरकार का मतलब ये एक वैध प्रमाणित दस्तावेज माना जाता है। प्रकृति के आधार पर देखें तो धातु मुद्रा, जैसे सोना चांदी। कागजी मुद्रा, केंद्रीय सरकार के द्वारा जारी की गई मुद्रा, जैसे नोट। प्लास्टिक मुद्रा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के तहत। डिजिटल मुद्रा, ऑनलाइन लेन देन के लिए उपयोग की जाने वाली मुद्रा, जैसे क्रिप्टो करेंसी, यूपीआई। वैधता के आधार पर कानूनी मुद्रा, सरकार द्वारा मान्य मुद्रा, जिसे सभी लेन देन में स्वीकार किया जाता है। बैंक मुद्रा, जिसके अंतर्गत चेक, ड्राफ्ट आदि आते। आपूर्ति के आधार पर देखें तो हार्ड मनी, सख्त मुद्रा, स्थिर या मूल्यमान मुद्रा, जैसे सोने या चांदी के सिक्के, आपूर्ति के आधार पर सख्त मुद्रा कहलाती है। नर्म मुद्रा, सॉफ्ट मनी, ऐसी मुद्रा जिसका मूल्य स्थिर नहीं रहता है ना, मूल्य जिसका स्थिर नहीं रहता है, जैसे कागजी मुद्रा, है ना? जबकि सख्त मुद्रा का है ना स्थिर मूल्य होता है, सोने का लगभग स्थिर मूल्य होता है। अब आता है हमारा मुद्रा आपूर्ति, है ना? मुद्रा आपूर्ति से तात्पर्य किसी देश में किसी विशेष समय पर जनता के पास उपलब्ध कुल मुद्रा की मात्रा से है। इसमें प्रचलन में मौजूद नकदी, है ना, जिसके अंतर्गत कागजी नोट और सिक्के आते हैं, तथा बैंकों में जमा धनराशि, जैसे चालू खाता और बचत खाता जमा, शामिल होते हैं। मुद्रा आपूर्ति का निर्धारण केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। भारत में कौन करेगी? आरबीआई। भारत की केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये देश की मौद्रिक नीति का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। अब मुद्रा आपूर्ति के घटक को हम देखें तो मुद्रा आपूर्ति के दो घटक होते हैं। पहला है मौद्रिक मुद्रा, करेंसी नोट, जनता के पास जो मौजूद मुद्रा होती है, वाणिज्यिक बैंकों के पास जो जमा मुद्रा होती है। और दूसरा होता है बैंकिंग मुद्रा, जिसके अंतर्गत चेक, डेबिट कार्ड, ये चीजें आती है। यह धनराशि मुद्रा आपूर्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, क्योंकि इसे आवश्यकता पड़ने पर नगद में बदला जा सकता है ना, केस में कन्वर्ट किया जा सकता है।
है ना। अब मुद्रा आपूर्ति के 4 मापदंड होते हैं, M1, M2, M3 और M4। ठीक है, अब हम इनको देख लेते हैं ना। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा आपूर्ति के 4 प्रमुख मापदंड के आधार पर मापता है। पहला है M1, इसे नेरो मनी भी कहते हैं, संकीर्ण मुद्रा भी कहते हैं। M1 क्या होता है? जनता के पास उपलब्ध नकदी, है ना, करेंसी विद पब्लिक। मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट, जैसे चालू खाता और बचत खाता, तथा अन्य जमा। ये तीनों का सम क्या कहलाता है? M1 या नेरो मनी कहलाता है। दूसरा क्या होता है? M2। M2 में क्या होता है? M1 का योग तो होगा ही सही, प्लस डाकघर में जमा धनराशि। ठीक है, पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट भी अगर इसमें इंक्लूड कर दिया जाए तो M2 हो जाता है। M3 में क्या होता है? M1 को ऐड करने के साथ साथ बैंकों में दीर्घकालिक जमा, है ना, फिक्स डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये ब्रॉड मनी या विस्तृत मुद्रा कहलाती है। और M3 को हम व्यापक मुद्रा के रूप में भी जानते हैं, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं? व्यापक मुद्रा भी कहा जाता है ना। कभी कभी पूछ लिया जाता है कौन सी मुद्रा M1, M2, M4 में से व्यापक मुद्रा कहलाती है, तो M3 वाली मुद्रा व्यापक मुद्रा कहलाती है। नेक्स्ट आता है M4। ये M3 प्लस डाकघर की सभी जमा योजनाओं को अगर जोड़ लिया जाए तो ये M4 बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे मुद्रा से संबंधित चीजें समाप्त होती है। ये कुछ चीजें और हैं मुद्रा की आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक में देखें तो केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति करती है, बैंकिंग प्रणाली का विस्तार, सरकारी वित्तीय नीति कैसी है ना, विदेशी मुद्रा प्रवाह कैसा है, जनसंख्या और आर्थिक गतिविधियां कैसी है, ये मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, तो अगले वाले वीडियो में हम मुद्रा स्फीति के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।